फाइनली गाइज मैं घर से निकल चुका हूँ व्लॉग बनाने के लिए। क्रिमिनोलॉजी के अंदर एग्जीबिशन है आज, तो बस अब चलते हैं। इन्फॉर्मेटिव है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आप गेट कर सकते हैं। चलो चलते हैं डिपार्टमेंट की साइड। अगेन वेलकम टू माय चैनल रियान ऑफिशियल ब्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हुए हैं कराची यूनिवर्सिटी और आज हमारे डिपार्टमेंट में एग्जीबिशन है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। और यहाँ पर एनुअल एग्जीबिशन बहुत ही एफर्ट के साथ यहाँ के जितने भी ओल्ड है बी एस थर्ड ईयर, ओल्ड बी एस थर्ड ईयर, न्यू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सब ने बहुत ही अपनी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पर वर्क किया है इन्वेस्टिगेशन का, क्राइम सीन का और बहुत सारी चीज़ों का। तो आए हम चलते हैं, आप लोगों को विज़िट कराते हैं। अनसॉल्व पे मिस्ट्री कैडी मर्डर, तो इनसे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान भाई, अनसॉल्व ये मिस्ट्री किडी मर्डर के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? जी सर, हमारा बेसिकली केस लेने का मकसद ही ये था क्योंकि ये आज तक एक अनसॉल्व केस रहा है। इस बारे में आज तक कुछ पता नहीं लगा। बेसिकली ये एक फैमिली थी जो रिसेंटली अभी आई थी यहाँ पर, 1 साल भी नहीं हुआ था। छोटा सा जगह थी, 66 लोगों पे मुश्तमिल कैडी, ठीक है, रिजॉर्ट नाम था इसका। उसके बाद तो ये क्राइम सीन है हमारा, हमने मिमिक करने की कोशिश की है। ये उनके जो मेन सस्पेक्ट में मतलब मेन विक्टिम थी, ठीक है, उनका बेटा है। ये उनका एक दोस्त था जिससे बहुत यूजुअली मर्डर किया गया था। जैसे देख सकते हैं वायर से बांधा गया था, इसे नाइफ से इसका गला काटा गया था। उसका जो है अगर आप देखें तो उसको जो है हैमर से मारा गया था। पीछे ये आ जाती है, ये सूट आप आ जाती हैं जो हमारी जो क्राइम जिसे कहते हैं विक्टिम है हमारी, ये उनकी बॉडी है, ठीक है। फिर उन्हें कवर करने की वजह ये है कि उस वक्त जब ये मिली थी इनकी बॉडी, तो वहाँ उस वक्त जो ये यानी कि वेस्ट के नीचे से नेकेड थी, तो इसे कवर करने के लिए क्राइम सीन को उन्होंने ये किया था। पर हम जब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमें वहाँ पर मर्डर वेपन भी किचन के पास ही, ये आपको किचन देख सकते हैं, यहीं पे एक टेबल पड़ा हुआ था। इस तरीके का मिमिक करने की कोशिश की हमने। अगर आप यहाँ पर दिखा पाएँ तो ये इस तरह का एक टेबल था, उसके नीचे ही हमें मर्डर वेपन से मिल गया। ठीक है, ये था वो हैमर जिससे उसको मारा गया था और ये था नाइफ जिससे उसका गला काटा। ठीक है, तो ये एक केस था। इस केस के दौरान कई सारे सस्पेक्ट्स भी हमारे सामने आए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, अगर आप फोकस करें तो केबिन 28 ये सारा वाक़या पेश आया था फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। अब जो ग्राउंड फ्लोर पे जो बच्चे थे, ग्राउंड फ्लोर पे 3 बच्चे थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें पता तक नहीं था कि इसके बारे में ये कि यहाँ पर ऊपर क्या हुआ। ये था थोड़ा सा, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। कुछ यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने सस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, एविडेंसेस को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया उन्होंने। तक अनसॉल्व केस है। ठीक है, जैसे कि अब्दुर्रहमान भाई ने हमें बताया है कि अनसॉल्व मिस्ट्री केस किडी मर्डर के बारे में, तो ये जितने भी हमारे यहाँ केसेस हुए तो यहाँ पर ये जो केस था जो इन्होंने हमारे सामने डिस्कस किया है, तो ये अभी तक के अनसॉल्व नहीं हुआ है और ये केस मिस्ट्री केस बन के रह चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले केस की तरफ। जी, तो अब हम आ चुके हैं ह्यूमन स्मगलिंग ट्रैफिकिंग की तरफ। तो यहाँ पर इनसे हम इसके बारे में पूछते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसे हैं आप? जवेरिया, आपकी ह्यूमन स्मगलिंग ट्रैफिक के बारे में हमें कुछ बताएं, गाइड करें हमें कुछ। सबसे पहले तो इनका डिफरेंस आता है कि सबसे पहले इसका डिफरेंस जो है वो स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग में डिफरेंस होता है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता। स्मगलिंग जो है वो लोग खुद से पैसे देते हैं और कहते हैं कि हम पासपोर्ट नहीं बनवा रहे, वीज़ा नहीं लगवा रहे, हमें ऐसे बॉर्डर क्रॉस करना है, वो स्मगलिंग होती है। ट्रैफिकिंग के अंदर लोग फोर्सफुली किडनैप करके उन्हें जो है एजेंट बाहर मुल्क लेके चले जाते हैं, स्कॉलरशिप का बहाना देकर, जॉब का बहाना देकर, और फिर उनसे वहाँ पर काम करवाते हैं। तो इससे कुछ फैक्टर्स हैं। और पाकिस्तान में स्मगलिंग का जो सबसे मेन है वो है ये डंकी प्रोसेस, यानी लोगों को डंकी लगवा कर कोयले वगैरह के जरिए लोगों की नीलामी की जाती है और उससे फिर उन्हें डंकी लगवाई जाती है। और अभी हाल ही में ग्रीस के अंदर शिप डूबी थी। जी, इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं जी, जिसके अंदर पाकिस्तानी भी शामिल थे। उसके अंदर हम ये भी स्मगलिंग की एक उसके अंदर आई थी। और इसके लिए हमारे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन है, एक FIA, एक ILO और एक शार्क, जो कि इनके लिए काम करती है और इनको कम्पेट करती है। उम्मीद है कि आपको ह्यूमन स्मगलिंग ट्रैफिक बहुत ही अच्छे से जवेरिया ने जैसे आप लोगों को बताया था, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। जी, तो फर्स्ट टॉपिक है इंटरोगेशन एंड के बारे में हम पूछते हैं इनसे। हमें मैजिस्ट्रेट का प्रोसेस बताया, क्या करते हैं, क्या वर्क करते हैं? देखिए भाई, मैजिस्ट्रेट हमारे पास इसलिए होते हैं जब पुलिस और आपका पुलिस स्टेशन आपकी अपील नहीं सुनता, फिर आपकी एफआईआर हमारे पास अभी
जैसे पुलिस स्टेशन हो गए और भी इदारे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं वो दर्ज नहीं होती, तो यहाँ पर मतलब उनको मतलब कोई तवज्जो नहीं दी जाती उनकी एप्लीकेशन वगैरह पे। तो फिर हम जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन हमारी दर्ज करते हैं, उन पर फौरी कार्रवाई करते हैं। ठीक है। सस्पेक्ट या हमारे ऑफेंडर को किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल टॉर्चर या हार्म ना हो, बहुत पहले वो टेस्टिफाई करने के लिए जो भी सारी जितनी भी तरह की बातें बोलने वाला है वो सब कुछ अपने ही बलबूते पर बोले, कोई उसके ऊपर फिजिकल फिर उसके बाद गैदरिंग सस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन कि हम सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि वो कब से इस पर काम कर रहा था, वो किस लोगों के साथ इन्वॉल्व था, जिसके लिए एलिबेज और वेरा उठा देते हैं कि वो क्राइम जब हुआ, जो पर्टिकुलर क्राइम हुआ वो उस वक्त कहाँ था, वो उस वक्त कहाँ था जब ये सब कुछ हुआ था, उसने कैसे प्लान बनाया, उसने कैसे एग्जीक्यूट किया। फिर कॉन्टैक्ट और एसोसिएशन, अगर आप वीडियो देखें तो उसमें हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लेकर आए थे, जिसमें यूजली 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो हम इसमें ये बताते हैं कि कौन से दूसरे कंट्री में कौन से इंडिविजुअल्स या गैंग्स थे जिनके साथ वो 2 लोग मिलकर इन्वॉल्व थे, जी और वो ये सब कुछ एग्जीक्यूट कर रहे थे। लास्टली कंसेंट टू सर्च, इसके अंदर आता है कि जो पुलिस जो है वो वारंट प्रोवाइड करती है उनकी प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए, एक्यूज्ड की या सस्पेक्ट की प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए। प्रॉपर्टी में उनकी व्हीकल जा जाती है, उनका घर, उनका वेयर हाउस जहाँ पे वो क्राइम का सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे, या और इस तरह की जो कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हैं वो सारी इसमें सर्च कर सकते हैं। ये हमारा क्राइम बोर्ड है जो हमने डिज़ाइन किया था इसी वीडियो के लिए, जिसके लिए हमारी सस्पेक्टिंग हिना चौहान और उनके हस्बैंड थे जुबैर जो मेन कल्प्रिट द डाइट जो जिसकी डेथ हो गई थी, उनका स्केच था, उनकी डेथ की हुई थी। फिर हमने वीडियो में के अंदर कुछ हमने पिक्चर्स दिखाई थी जिसमें हिना जो है वो कुछ लोगों को ज़बरदस्ती लेके जा रही है। आप देख सकते हैं इसके अंदर दिस पिक्चर एंड ऑल्सो इसमें कुछ हमारे पास फिंगरप्रिंट्स, कुछ हैंडप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें मौजूद है जो हमें क्राइम से करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं IQ8। मैं तो हार गया, जैसे अक्सर लोग बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, उसके बाद वो सुसाइड कर देते थे। लास्ट टाइम लकी वन मॉल के अंदर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। रीज़न यही था कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, तो यही रीज़न था, वो डिप्रेशन के शिकार थे। तो इसके बारे में इनसे हम कुछ डिस्कशन करते मालूमात करते चले। मेंटल हेल्थ के बारे में आप हमें बताइए अपना स्टॉक। मेंटल हेल्थ बेसिकली वो जो हमारी थिंकिंग पे, हमारी फीलिंग्स पे अफेक्ट करता है। अगर हम मेंटली स्टेबल होंगे तो हमारी हर चीज़ अच्छे से होगी। हम पढ़ रहे हैं तो हम उन स्ट्रेसेस से, उस जो है ना वर्कलोड से डील कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होती। वो यहाँ पे मेंशन है, ट्रॉमा हो गया, डिप्रेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, या फिर अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ होता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, इसमें सोशल फैक्टर्स भी और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी। ये सारे फैक्टर्स मिलके एक इंसान को मेंटली अनस्टेबल बनाते हैं, मेंटली इल बनाते हैं। और जब एक इंसान इन सारी चीज़ों से लंबे टाइम तक कोप नहीं कर पाता, स्ट्रेस्ड आउट होता है, तो फिर या तो वो सुसाइड की तरफ जाता है या फिर वो क्रिमिनलिटी की तरफ जाता है। जब एक इंसान अनस्टेबल होगा तो उसको नहीं पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और हमें किस टाइम क्या फैसला करना चाहिए। शॉर्ट्स ले लेते हैं। फॉरेक्स होर्डिंग कैश के बारे में अब इनसे हम मालूमात लेते हैं। जैसे बाहर मुल्क से हम पैसे मंगवाते तो उसमें टैक्सेस वगैरह कट जाते, तो अब इनसे पूछते हैं इसके बारे में। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह होर्डिंग की होती है कि टैक्स से बचना। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके घर वाले $900 चुका रहे हैं तो उसमें से $100 गवर्नमेंट ले जाती है, आपके पास $800 है। इसी तरह आप देखते हैं स्विस अकाउंट्स जो होते हैं वहाँ पर $1-1, $2-2 की आपको टैक्स पे करना हो रहा होता है। जैसे मार्केट प्लेसेस हैं, अपवर्क, फाइवर, वहाँ पर मैंने भी कैश अगर डिलीवर मैं मंगवा रही हूँ पाकिस्तान में $5 में से मुझे $2 भी मिल लें तो मेरे सिर्फ $3 जा रहे हैं। और यही अगर पाकिस्तान के उसमें $5 की एक्सचेंज कराने के लिए मैं जाऊँ तो $5 की एक्सचेंज ही करेगा क्योंकि इनके टैक्स ही पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये होती है एक समराइज फॉरेक्स होर्डिंग की। जी, तो इन्होंने हमें फॉरेक्स होर्डिंग केस के बारे में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम, तो इनको हम कुछ रिव्यू देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जाके पूछते हैं क्या सीन है। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर। मैं अपनी क्लास की तरफ, तो हमारी CRF का उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए क्राइम सीन के हवाले से, तो अब इनसे इनके बारे में पूछते हैं।
अस्सलाम वालेकुम फ़ाइका, कैसी हैं आप? फ़ाइका में क्राइम सीन के बारे में कुछ बताएं। यार देखो बेसिकली क्राइम सीन जो है उससे Loud बोलें। पहले जो स्टेप आता है ना वो होता है FIR का। ठीक है। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें अपना केस सॉल्व किस तरह करना होता है। जाहिर सी बात है FIR स्टेशन पे कॉल आएगी तो ही कोई हम क्राइम सीन पर जाएंगे। हमारे पास कॉल आई, उसके बाद हमने क्राइम सीन का विजिट किया, उसके बाद हम क्राइम सीन पे आते सबसे पहले हम क्राइम सीन को स्पॉट ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है। ताकि हमारे जो एविडेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। सही। उसके बाद पुलिस जैसे एंटर हुई, डेड बॉडी पड़ जाएगी। पुलिस सबसे पहले चेक करा कि भाई बंदा जिंदा है कि मर गया। तो ऑलरेडी जो है चीज़ें जो है उस लेकर मिला हमें। ठीक है। इसमें इनलीगल एक्टिविटीज चल रही है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमें पुलिस का हॉल मिला, हमें रुमाल मिला, रिवॉल्वर मिला, मोबाइल मिला हमें और फुट प्रिंट्स मिला। मतलब तकरीबन 9 के करीब हमें एविडेंसेस मिले जो हमें रिलेट कर रहे थे कि भाई आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। पुलिस का मर्डर हुआ था चाकू से और हमें यहाँ पे मिली थी रिवॉल्वर। ठीक है। हमने इसका हाथ चेक करा, हमने जब इसका हाथ चेक करा तो पता चला कि गन तो गोली से नहीं चलाई थी। सही। इससे हमें ये और मजीद रेट हो कि यहाँ पे हाथापाई हुई। जब हमने वहाँ देखा चाय के कप भी थे। ठीक है। भाई हम बेगानों को चाय नहीं पूछते आजकल। हाँ, हम सही अपने बात। होंगे उनको चाय पूछेंगे। इसमें तो उसका दोस्त था या रिलेटिव था जिसने ये मर्डर करा था। ठीक है। कितने एविडेंस थे वो हमने दिए IO साहब। बहुत जी तो फ्रेंड्स, अब हमारे दरमियान में मौजूद हैं SSP आरिफ राव जो हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो आए हम इनसे बात करते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं और फिर बताएंगे क्या क्या बताएं। You're not actually an ASM. You are a student. Very nice. नहीं एक्चुअली इसी तरह होना चाहिए। You must be in the course. ठीक है, अच्छी बात है। एक शख्स वहाँ पड़ा हुआ है, मुमकिन है वो जिंदा हो, उससे हमारी मदद की जरूरत है। सबसे पहले चेक करेंगे वो अलाइव है। सबसे पहले चेक करेंगे मुमकिन है ऐसा हुआ है, ऐसा लाइव सीन में हुआ है। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि ऐसा पुलिस में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। किसी को डेड बॉडी कह के मूव कर दिया और उसके बाद जनाब पता चला कि वो एम्बुलेंस से नीचे उठ के बैठ गया। तो डेड बॉडी किसी को डिक्लेयर किसी के करने से ना माने, हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर खुद जाए और चेक करें कि इनकी लाइफ हुआ डेड। ठीक है, लाइफ के कुछ साइन है या नहीं, पल्स है और ब्रीथिंग है, ये सब चीज़ें चेक करके उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है या तो फौरन उसको यहाँ से रिमूव कर दे, अगर रुला हो जाता है उसके बाद चले आपने मॉडर्न में दे सर हमने कितना बताने की कोशिश की। तो सर मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटी ऑफिसर वी विजिटेड द क्राइम सीन एंड वी कलेक्टेड द एविडेंस एज यू कैन सी हियर एंड एज यू कैन सी हियर। एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया वहाँ से यहाँ आने में, वो जो बॉम्ब लाइव था उसे किसी ने डिफ्यूज़ किया कि नहीं अभी तक? हो गया सर। इम्पॉर्टेंट बात ये थी, ये जब आप क्राइम सीन का बताएंगे ना तो वहाँ पर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए किसी को फौरी तौर पे बुलाएंगे, बॉम्ब डिस्पोजल को, और वो फौरी तौर पे सबसे पहले बॉम्ब को देखेंगे कि वाकई बॉम्ब है या नहीं। अगर बॉम्ब है तो इसे डिफ्यूज़ करेंगे। उसकी डेमोस्ट्रेशन आप में से कौन देखना चाहेगा एक्चुअली लाइव? चलिए ठीक है, अब आप लोगों ने अच्छा काम किया तो आई विल ट्राई कि हम आपके लिए कुछ अरेंज करें। ठीक है, चलो। कोर्ट आपके इस एडमिशन को जो पुलिस ऑफिसर के सामने उसने किया था इसे नहीं मानती। एविडेंस एक्ट पाकिस्तान का ये कहता है कि जो एडमिशन जो कन्फेशन पुलिस के सामने हो इज नो कन्फेशन। ठीक है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में या पुलिस के सामने दिए हुए एडमिशन या कन्फेशन को ये समझा जाता है कि अंडर ड्यूरेस होगा, ये प्रेशर में होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अगर इसका एडमिशन करवाना है, अगर वो जो जिसको हम एक सेक्शन होता है उसके लिए जिसमें हम मजिस्ट्रेट के सामने उसका स्टेटमेंट करवाते हैं जो खुद कन्फेशन करना चाहे, वो सेक्शन किसी को पता है? CRPC को तो उसके अंदर हम मजिस्ट्रेट के सामने या जो भी कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन का कोर्ट है उसके सामने उसका स्टेटमेंट करवाएं। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमने घर को कलेक्ट करा, चाहे हमें क्वार्टर में मिला, हमें घर में सर हमें पिकअप ये भी हो सकता है ये ऑफेंडर के ऑफेंडर ने गन चलाई है विक्टिम के ऊपर, लेकिन क्योंकि जो हमारा जो विक्टिम है उस पर हमें ऐसे घर का कुछ मिला नहीं कि लाइक गर्ल से फायर हो गई, किसी ने इस पर गन चलाई हो। उस वक्त पर उसको मीडिया है तो वहाँ से पता चला बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हुए हैं। लेकिन आपने अपना DNA किससे मैच कराया हो, उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉल किया, उससे मुझे कॉन्टैक्ट किया कि लाइक आपके पास कोई सस्पेक्ट है, आपको कुछ आइडिया है कि लाइक कौन हो सकता है कि कौन हो सकता है कि लाइक इस टाइम उन्होंने 2 से 3 सस्पेक्ट को पकड़ा है, हम उनका DNA आपको एज अ सैंपल दे सकते हैं। जब उन्होंने हमें सैंपल भेजा सर हमने DNA को मैच किया, तो जब DNA का मैच करने लगे तो एक से हमारा DNA मैच हुआ। एक्सीलेंट, वेल डन। So which kind of like commutes this problem towards ATC, and I believe कि ये केस जुडिशल मजिस्ट्रेट से पहले हमें हाई कोर्ट से समन करवा के इसको ATC की तरफ ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा ड्यू टू द फैक्ट कि हमारे पास ऐसे एविडेंस मिले हैं। इसके बाद ATC के जज भी है कोई?
ATC के जज अभी हमने रखे नहीं, अभी फिलहाल तो केस अंदर ही आया। चले ठीक हो, तो चले आप लॉयर हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि आपसे डेमोस्ट्रेशन हम उन स्टूडेंट्स से जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं भी अगर डेमोस्ट्रेशन देने लगूँ तो फिर वो यहाँ का मकसद रह जाएगा। थैंक यू सर। आ चुके हैं मर्डर एंड सुसाइड। इस 4th ईयर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, तो इसके बारे में से हम पूछते हैं, चलते हैं। इमरान भाई, इमरान भाई हमें मर्डर के बारे में बताएं, कुछ प्रोसेस क्या सीन होता है, कैसे हमें पता लगता है कि ये मर्डर है। जैसा आप ये देख रहे हैं बजाय यहाँ एक फीमेल की बॉडी पड़ी हुई है जिसको 2 बुलेट्स लगी हुई है। बजाय इसके एविडेंस से ये पता चल रहा है कि इसका जो कत्ल है वो इसके हस्बैंड ने किया है और 9mm का वेपन इसमें यूज़ हुआ है। एक वेपन जो उसकी फीमेल की बॉडी के चेस्ट से निकल के उसका ब्रेन सामने हिट हुआ और वो हिट होने के बाद यहाँ नीचे पड़ा हुआ, जिसको हमने सीरियल का नंबर लगा दिया। उसके अलावा इस क्राइम सीन से 2 9mm के बुलेट्स मिले, जिसको ब्रेस्टेड लैब भेजा जाएगा और उसके डेटाबेस से चेक किया जाएगा आया कि ये जो 9mm की 5 पिन है ये किसी के नाम पे रजिस्टर है या इलीगल है। उसके अलावा यहाँ से एक चाय का कप मिला जिसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और फिंगरप्रिंट्स की लैब में भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ से एक सिगरेट मिली जिसको DNA के लिए भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि ये DNA इस हस्बैंड और वाइफ में से किसी से मैच कर रहा है या किसी थर्ड पर्सन से मैच कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इस फीमेल का मोबाइल मिला है जिसको CDR और डिजिटल फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। इन सब एविडेंस को बजाय देखते हुए ऐसा लगता है कि इनको इनके हस्बैंड ने मर्डर किए और जो घर के सर्वेंट थे उनका भी यही कहना है कि इनकी आपस में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थी, वो भी इंग्लिश में, जो हम समझ नहीं सके और नोक झोंक की वजह से हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 2 गोलियों से मार के मर्डर कर दिया। तो हमारे आदिल भाई ने जैसे बताया ये मर्डर केस था, ये खातून थी, इनके 2 बुलेट्स लगी थी और ये इनका पूरा प्रोसेस जो इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड ने इनका मर्डर किया है। और यहाँ पर कुछ एविडेंस मिले थे, जैसे यहाँ पर चाय का कप मिला, बुलेट्स मिली और ये सिगरेट। तो इससे हमें पता लगता है कि इनका मर्डर हुआ है लड़ाई झगड़े के दौरान, तो ये केस हमारा सॉल्व हो गया। तो आप देख रहे हैं, मैं भी इनके साथ हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी जो उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था उसके बाद वो यहाँ पर आके बैठे, यहाँ पर उन्होंने सीट हुए, यहाँ पर उसके बाद उन्होंने अपनी गन रखी, गन के बाद उन्होंने स्मोकिंग की कुछ टाइम स्मोकिंग करने के बाद उन्होंने मोबाइल यूज़ किया, मोबाइल यूज़ करने के बाद उन्होंने फिर पानी पिया, पानी पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चले गए थे और कुछ टाइम यहाँ पर रेस्ट करने के बाद उन्होंने सुसाइड कर, देख सकते हैं आप, इन्होंने वहाँ पर। तो अब हम थोड़ा बहुत लंच करते हैं, उसके बाद अपनी फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जी तो अब हम आ गए दूसरे पार्ट में जहाँ पर है फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम अपने पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम रोज़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। रोज़ी भाई मैं बताएं फोरेंसिक टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ। फोरेंसिक टेक्नोलॉजी में आपको साइंटिफिकली प्रूवन मेथड के ज़रिए किसी भी एविडेंस को टेस्ट करने को फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। ठीक। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं और 5 लॉज होते हैं और इसी पर ये मुहित करती है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, लेट 90s हिस्ट्री, अर्ली मिड 20s हिस्ट्री और कंटिन्यू एडवांसमेंट, जिसके अंदर आप देखते हैं लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल आ जाता है, जो कि ये कहता है कि जब भी बॉडीज़ कोलाइड होंगी ये लाजमी सी बात है कि ट्रेसेस छोड़ेंगी। अगर क्राइम सीन के ऊपर किसी को एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एविडेंस मौजूद नहीं, इसका मतलब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से गलती है। थैंक यू। थैंक यू भाई। अब हम आ गए दूसरे क्राइम सीन के अंदर, इनसे पूछते हैं क्राइम सीन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम ताहा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ताहा भाई हमें बताएं क्राइम सीन के हवाले से कुछ। यार देखो, सबसे पहले तो तुम देखो क्राइम सीन एनालिसिस, सही है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर कोई भी एक क्राइम हुआ हुआ है तो उसका सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डेड बॉडी हमारे पास मौजूद है, हमारा काम है सबसे पहले जगह को कवर करना, ताकि जितने भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है वो डैमेज ना हो। तो हमने जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है, सबसे पहले हमने देखा, हमने लेबल लगा दिए ताकि क्राइम को हमारी जगह को कवर हो। उसके बाद हमने सारे एविडेंस जमा कर लिए, जैसे कि 2 बाउंस लगे थे बुलेट्स के, के शेल्स भी मिल चुके हैं। उसके साथ साथ हमें जो छोटे से छोटे एविडेंस भी हमें जो मिला है, हमने उस चीज़ को कलेक्ट की है। ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली इसमें आ जाती है 2 चीज़ें कलेक्ट करने में। एक हमारे पास कलेक्शन में होती है नॉर्मल बैग्स, जिसके अंदर हम सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं,
सुपर बैग्स में ये होता है कि आपके पास कोई भी फ्रूट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जूस पिया हुआ है। अब इसमें से हमें जो है ना हो सकता है कि इसका जो है ना हमें सलाइवा चाहिए हो, ताकि हम जो है ना फॉरेंसिक के तौर पर आगे बेच सकें। तो हम क्या करेंगे, इस पेन में हम जो है ना ये बोलेंगे, इससे हम सलाइवा जो है ना कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे फॉरेंसिक के लिए भेज देता है। जी तो ये थे हमारे ताहा भाई, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया क्राइम सीन एनालिसिस के बारे में। इन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड दिया और इंफॉर्मेशन दी फॉरेंसिक साइंस के बारे में भी। तो अभी इनको हम कुछ रिव्यूज़ दे देते हैं अपने और चलते हैं नेक्स्ट उस पर। हमारे साथ मौजूद है राफ़ी भाई, जिन्होंने अभी रिसेंटली इस केस पे नूर मुक़द्दम केस पे रिसर्च की और हमारे एग्जीबिशन का हिस्सा बनाया। तो चलते हैं इनसे पूछते हैं इसके बारे में। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। राफ़ी भाई हमें थोड़ा इस केस के बारे में गाइड करें। अच्छा जी, पुलिस पहुंचती है जी F74 इस्लामाबाद में। जो वहाँ पे पहुंचती है तो पता चलता है कि वहाँ पे एक लाश मौजूद है, तो जिसका सर उसकी बॉडी से जुदा है। तो फिर उसके साथ जी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद होते हैं जो कि ज़ाहिर जाफिर और उसके घर के अमले के जो मुलाजमीन होते हैं वो मौजूद होते हैं। पुलिस उनको हिरासत में लेती है और वहाँ पर मौजूद जो शवाहिद होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छुरी मौजूद है, तो उसके साथ हमारे पास ये अल्कोहल है, ठीक है, गन है और उसके साथ लैपटॉप है, उसका मोबाइल है। तो पुलिस इसको अपनी तहवील में लेती है और फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में भेज देती है। तो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में जब भेजती है और बॉडी एग्जामिनेशन के लिए भेजती है, जब बॉडी एग्जामिनेशन से पता चलता है कि इसके साथ तशद्दुद किया गया और इसका रेप भी किया गया, जिसमें जी डीएनए मैच हो रहा होता है हमारे पास हमारा ज़ाहिर जाफिर से। अच्छा, ज़ाहिर जाफिर से जब डीएनए मैच हो रहा था तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स जो मौजूद होते हैं वो छुरी पर ज़ाहिर जाफिर के मौजूद होते हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ज़ाहिर जाफरी इस केस का मुल्जिम है। और इसकी मजीद जो शाखें जुड़ती हैं वो सीसीटीवी फुटेज से मिलती हैं। अब सीसीटीवी फुटेज से वीडियो से पता चलता है कि ज़ाहिर जाफिर इसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि वाकई में ज़ाहिर जाफिर ने ही नूर मुक़द्दम को कत्ल किया था। थैंक यू। तो जैसा कि राफ़ी भाई ने हमें बताया कि उनके बीच में कुछ तसादुम हुआ था, मुलाकात हो गया था, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनको नूर मुक़द्दम को कत्ल कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मामा, आपका क्या टॉपिक है आज का? हमारा टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। तो आप हमें क्या बताएंगे जुवेनाइल जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वो होती है कि अगर आप अंडर एज हो, जैसे पाकिस्तान का लॉ है 10 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों का अलग लॉ है, 14 से 18 अलग है और 18 से ऊपर आप एडल्ट में आ जाते हो उनका अलग लॉ है। अब यूएसए की हम बात करें तो यूएसए में 18+ है, लेकिन यूएसए के पास रिहेबिलिटेशन इतनी अच्छी है और उनके पास जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। अब पाकिस्तान के पास, हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। अब यूएसए में बहुत क्राइम होता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल टर्म में बहुत बड़े होते हैं, वो शुरू से ही अल्कोहलिकल होते हैं, शुरू से ही वो ऐसी चीज़ों में मुलव्वस होते हैं जो हमारे मुल्क में नहीं होती। लेकिन उन लोग का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होता है कि उनका बच्चा लॉ जानता है। अब हमारे पास इतना लॉ नहीं है और ना उसकी इम्प्लीमेंट होती है। तो अगर आप बात यहाँ करेंगे, ये है रिहेबिलिटेशन सेंटर। अगर आप यूएसए को देखेंगे, यूएसए में आपके पास हर चीज़ का एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है। अब यूएसए में हर चीज़ के लिए एक साइकोलॉजिस्ट रखा जाता है। हमारे पास साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं। अब हमारे पास अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो एक 9 क्लास के बच्चे ने अपने माँ बाप को मार दिया और अपनी बहन को मार दिया, इस वजह से क्योंकि उनके माँ बाप ने उसको शादी करने से मना कर दिया। अगर आप जुवेनाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे, ये हमारे पास क्राइम रेट्स हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं आजकल, और हमारे पास इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे कि बाहर मुल्कों के पास है। और पाकिस्तान को इस चीज़ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारा यूथ आगे जब बढ़े और जब वो ये सब करके निकले तो उसको पता चले कि समाज में रहने का ये कार्य होता है या ये काम होता है या हमें इस तरीके से रहना चाहिए। थैंक यू। जी तो फ्रेंड्स, हमने क्रिमिनोलॉजी डिपार्ट का एनुअल एग्जीबिशन कंप्लीट कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप कवर कर चुके हैं। तो अब हम अयान भाई से पूछते हैं, इसके कंक्लूड करेंगे और इसके फीडबैक लेते हैं हम अयान भाई से। अस्सलाम वालेकुम अयान भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच रयान। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आपने कल से लेकर अब तक जो अपना टाइम दिया और स्टेप बाय स्टेप इस पूरी एग्जीबिशन को कवर किया। बेसिकली दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम द क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट हैव सच काइंड ऑफ एग्जीबिशन इन द डिपार्टमेंट। इट इज़ बेसिकली फॉर द अवेयरनेस ऑफ द सिटीजन्स कि जो कराची में क्राइम रेट बढ़ रहा है, हम उसको वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए क्राइम रेट को कम कर सकते हैं, और हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए हमने एग्जीबिशन जो है वो कंडक्ट की है।
और उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ वार्म फीडबैक फ्रॉम द ऑफिशियल्स ऑफ द सेवरल डिपार्टमेंट्स. सो दिस ऑल इज अबाउट. थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, अभी हम व्लॉग बना रहे तो हमारे मेहमान खुसूसी ASI हमजा कयानी MA क्रिमिनोलॉजी हमारे डिपार्टमेंट में आए थे और उन्होंने हमें कुछ गिफ्ट दिए है. ये एज अ वाउचर जो भी है इन्होंने हमें गिफ्ट प्रोवाइड किया है और अप्रिशिएट भी किया है बहुत ज़्यादा. थैंक यू हमजा कयानी का.